हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम, स्टे होम एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। तो गाइज आज हम क्या करने वाले हैं, सोइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस हम डेली डोज के साथ करेंगे। डेली 10 क्वेश्चन मैं सोइल मैकेनिक्स के लिए आपके लिए लाऊंगा प्रीवियस ईयर से, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं एसएससी जेई में। तो बिना किसी देरी के जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सिर्फ 10 मिनट्स और 10 क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा आज, और डेली हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो आज डे 1 में हम देखते हैं कि 10 क्वेश्चंस कौन से हैं एसएससी जेई के लिए। तो पहला क्वेश्चन गाइस देखते हैं कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर फर्स्ट में एसएससी जेई के। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या क्या दिए गए हैं कि लूज ग्रेवल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक्स, कॉम्पैक्ट ग्रेवल। तो गाइस देखिए यहाँ पर पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बियरिंग कैपेसिटी सुनते ही आपको क्या आना चाहिए, याद हमें इसकी डेफिनेशन याद आनी चाहिए कि बियरिंग कैपेसिटी होती क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। सोइल की कैपेसिटी होती है, वो मैक्सिमम लोड कितना बियर कर सकती है जहां पर उसका डिफॉर्म होने वाला होता है। तो ये होती है इसकी बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। और अब इसके ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिए हैं कि लूज ग्रेवल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, कॉम्पैक्ट ग्रेवल। तो यहाँ पर क्या रखिए, हार्ड रॉक्स जो होंगे हमारे पास वो पहले ही बहुत ज़्यादा क्या होंगी, वो बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्टैक्ट में होंगी, ठीक है। सॉफ्ट रॉक्स क्या होंगी, हमारी सॉफ्ट रॉक होंगी लेकिन वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास होंगी। और कॉम्पैक्ट ग्रेवल भी क्या होंगी, कॉम्पैक्ट हो गई होंगी, वो अपनी मैक्सिमम रीच में पहुंच चुकी होंगी जहां पर वो करीब अपने उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आने वाले होंगे। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है गाइस, लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल का मतलब क्या होता है, जो हमारी सॉइल्स हैं, जो उसमें ग्रेवल वाले पार्टिकल हैं वो आपस में तो मिले हुए हैं लेकिन उनके जो बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी मतलब सबसे कम जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है, लूज ग्रेवल की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लूज ग्रेवल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि कैपिलरी राइज इज अ फेनोमेना दैट इज एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये आपसे पूछ रहा है कि जो कैपिलरी राइज होता है हमारा किसी भी फ्लूइड में, वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी या फिर वो किसकी वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी और सरफेस टेंशन। तो पहली बात है दोस्तों यहाँ पर क्या है, कैपिलरी राइज, ये टर्म आ गई। तो आपको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि ये टर्म होती क्या है। तो कैपिलरी राइज का मतलब क्या होता है, जो हमारे जब हम किसी भी फ्लूइड में क्या डालते हैं, कैपिलरी ट्यूब डालते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो राइज होता है वाटर का उस ट्यूब के अंदर, उसे क्या कहते हैं, कैपिलरी राइज, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी और सरफेस टेंशन। उसके बाद याद रखिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। वेपर प्रेशर हमारा कौन सा होता है, जो भी हमारा वाटर होता है वो अपनी मॉइस्चर वाली कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। उसके बाद आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का नाम आते ही आपके दिमाग में दो याद आनी चाहिए। दो टाइप की विस्कोसिटी होती है, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है और एक काइनेटिक विस्कोसिटी होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है और एक डायनामिक विस्कोसिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। तो डेंसिटी की आपके दिमाग में आते ही डेंसिटी क्या होना चाहिए, डेंसिटी को किससे शो करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। तो ये होगा इसका फॉर्मूला और इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, जो इनसाइड फ्लूइड, जो भी हमारा कोई भी किसी भी कंटेनर में हमारा फ्लूइड है, उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या करता है, वो एक इनसाइड प्रेशर लगाता है और रिड्यूस करता है सरफेस ऑफ द, जो हमारा फ्लूइड है, जो उसका सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस करता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस टेंशन। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कैपिलरी राइज होता है, इसी की वजह से वो हमारा क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने एसएससी जेई के लिए लेक्चर स्टार्ट कर दिए हैं सॉइल मैकेनिक्स के, आप उन्हें देख सकते हैं, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, मिड इज योर गेट के नोट से मैंने वो लेक्चर आपको बता रहा हूँ। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो गारंटेड जो ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले उसका आंसर बता देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक डेंसिटी है यहाँ पर, स्पेसिफिक डेंसिटी की यूनिट क्या होती है ये आपसे पूछना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था पेपर फर्स्ट में। तो उसके यहाँ पर देख लीजिए इनके क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, केजी पर मीटर क्यूब,
और क्या है न्यूटन पर मीटर क्यूब और यूनिट लेस। तो दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पहले जान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी सुनते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को शो करते हैं जी से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो भी हमारा हम क्या लेते हैं सोइल ले रहे हैं या फिर कोई भी और अदर मटेरियल ले रहे हैं, उसका कहता है हम यहाँ पर हम सोइल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो सोइल ले ली हमने एक कंटेनर में, उसके उसी वॉल्यूम पर उसका वॉल्यूम जो हमारा यूनिट वेट आया है, जो हमारा वेट आया है उस वॉल्यूम पर वो वॉल्यूम और जो रेशियो आएगा जो हमारा डिस्टिल वाटर होता है, जो सेम वॉल्यूम है हमारा सोइल का और जो सेम वॉल्यूम है हमारा किसका डिस्टिल वाटर का, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, उसके रेशियो में कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, वेट ऑफ सोइल टू द वेट ऑफ वाटर। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों की यूनिट होती है सेम, तो यूनिट जब इन दोनों की यूनिट सेम होगी तो एक कट जाएंगे आपस में, तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या होगी, डायमेंशन लेस। दोस्तों याद रखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट क्या क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो ई एंड पोरोसिटी एन। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी टर्म हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता देना हूँ। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है किसकी, वॉइड रेशियो की, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोरोसिटी की। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम एन। दोस्तों एक बात और बता दे रहा हूँ, इनमें से ज़्यादा स्पेसिफिक कौन सा है जो हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक हमें क्या देता है, ज़्यादा स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमें देता है किसी भी चीज़ की। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड रेशियो करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, हम नेगलेक्ट कर देते हैं पोरोसिटी की वैल्यू, और क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, जो भी हम वैल्यू कहीं भी कंसिडर करते हैं कंस्ट्रक्शन में वो हम लेते हैं वॉइड रेशियो की। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता और वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बात होगी हमारी इन सब की। तो उसके बाद इनके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इनका ऑप्शन है ये, जो इनके 4 ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है 3, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस का ई, ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, और इन्हीं का जो ई के टर्म में होता है वो इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस का एन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, जैसे जैसे आप सारे क्वेश्चन देखते जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके 10 क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, आपके गारंटेड अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन जरूर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चन की, जहाँ पर क्या पूछ रहा है, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द सोइल। यहाँ पर वो ग्रेवल और सैंड को आपको पूछ रहा है कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था पेपर फर्स्ट में मॉर्निंग शिफ्ट में। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, पहली बात क्या होती है, ग्रेवल और सैंड दोनों ही कौन सी हमारे हैं, कोहेजन लेस हमारी सोइल होती हैं, ठीक है। और कोहेजन लेस सोइल होती हैं, और याद रखिए जो कोहेजन लेस सोइल होती हैं वो किसकी वजह से बनती है, फिजिकल एक्शन ऑफ वेदरिंग की वजह से जो हमारी सोइल बनती है वो होती है कोहेजन लेस सोइल। मैं आपको दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर्स का लिंक नीचे दे दिया, आप लेक्चर को जरूर देखिए, आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं जरूर क्लियर हो जाएंगे बिना किसी डाउट के। तो याद रखिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये दोनों क्या होते हैं। अब बात करते हैं एलुवियल, कोहेसिव, एक्सपेंसिव और मरीन सोइल की। इनको भी मैंने कवर किया, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एलुवियल सोइल हमारी कौन सी होती है, जो सोइल हमारी किसकी वजह से आती है, जो हमारे पहली बात बता रहा हूँ, एलुवियल सोइल क्या होती है, जो हमारे नॉर्थ इंडियन रीजन में पाई जाती है मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद कोहेसिव सोइल क्या होती है, कोहेसिव सोइल किसकी वजह से बनती है, केमिकल एक्शन ऑफ फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी सोइल बनती है वो कोहेसिव सोइल होती है। एक्सपेंसिव सोइल और मरीन सोइल, मरीन सोइल कौन सी होती है, जो हमारी सोइल कहाँ मिलती है, नियर दी बैंक ऑफ सी, जहाँ पर जो हमारी वहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, एलुवियल सोइल, क्योंकि जो हमारे ग्रेवल और सैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कोहेजन लेस होते हैं। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो सोइल होती हैं एक्सपेंसिव मरीन, ये भी कहीं ना कहीं तक क्या होती है, कोहेजिव सोइल होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, एलुवियल सोइल। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6 क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आया था 2016 में, आफ्टरनून शिफ्ट में आता, जो हमारा एग्जाम होता है 2017 2 मार्च को। तो यहाँ पर एक पूछ रहा बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बल्किंग ऑफ सैंड की आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ऑप्शन देखने से पहले। तो मैं आपको बल्किंग ऑफ सैंड की डेफिनेशन बता देता हूँ। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, जब भी हमारी सरफेस मॉइस्चर होता है ऊपर किसी भी सोइल के ऊपर, ठीक है, उसकी वजह से अगर हम उसको खोदने लग जाते हैं उसको, ठीक है, उसके बाद हम उसे फिर से फिल करने लग जाते हैं,
तो उस सरफेस जो हमारी मॉइस्चर थी उसकी वजह से जो उसमें इंक्रीज होता है वॉल्यूम, उसी सैंड की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है दोस्तों, बल्किंग ऑफ सैंड आपको कुछ समझ में आई। उसके बाद इसको ऑप्शन देख लीजिए, सरफेस मॉइस्चर, एयर वोइड, विस्कोसिटी एंड क्ले कंटेंट्स। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा आंसर मैंने आपको क्या बताया, सरफेस मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है सैंड का। ठीक है, एयर वोइड्स का कुछ इसमें लेना देना होता नहीं है। विस्कोसिटी मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, दो टाइप के होते हैं, काइनेमेटिक, डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, एयर वोइड्स क्या होते हैं हमारे, फिर से जैसे हमारा कोई भी सोइल है उसके अंदर कंटेनर है, ये हमारे सोइल पार्टिकल हैं, और हमारे यहाँ पर ये क्या है, ये है वाटर पार्टिकल। तो इनके बीच में कुछ पार्टिकल हमारे कौन से होते हैं, एयर के होते हैं, ये वाटर के होते हैं, और ये किसके होते हैं, सैंड के। तो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ पर इसी को कहते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ एक डायग्राम बताया है जो हमारा 3 फेज डायग्राम होता है सोइल का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा 7 क्वेश्चन कहता है जियोलॉजिक साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। ये आपसे पूछ रहा है इसमें, जियोलॉजिक साइकिल फॉर्मेशन ऑफ सोइल क्या होती है। तो जियोलॉजिक साइकिल आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। जियोलॉजिक साइकिल क्या होती है, ये बताती है हमें कि जो हमारी सोइल होती है वो किस किस तरीके से फॉर्म होती है, यानी सोइल का फॉर्मेशन किस किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिए, इसका बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको साइकिल यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। क्या होता है, पहले हमारा क्या बनता है, ये होती है हमारी अपहीवल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपहीवल के बाद हमारी क्या होती है, पहले होती है हमारी वेदरिंग, उसके बाद अपहीवल, उसके बाद क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद क्या होता है हमारा डिपोजिशन। ये साइकिल कैसी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारी साइकिल चलती है। ठीक है, वेदरिंग का मतलब आपको पता होगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद अपहीवल का मतलब क्या होता है, अपहीवल का मतलब यहाँ पर होता है क्या हमारा, अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल। ठीक है, उथल पुथल सोइल के अंदर हो जाते हैं, टूट टूट कर गिरने लग जाती है जब भी वेदरिंग ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको लेक्चर में बता दिया है, तो प्लीज़ लेक्चर को जरूर देख लीजिए, आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब सोइल हमारी ट्रांसपोर्ट होती है किस किस की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से, और तुम्हारा रनिंग वाटर की वजह से होती है, और बहुत सारी एजेंसीज होती हैं हमारी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसीज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है डिपोजिशन, वो सोइल जहाँ का डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या होता है, अपीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले क्या होती है, पहले हमारा होगा वेदरिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन सबसे लास्ट का हमारा प्रोसेस है। ठीक है, तो बात बचती है किन दोनों में, इन दोनों में। जब मैंने आपको बता दिया डिपोजिशन सबसे लास्ट का ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपीवल तो सेकंड हमारा हो जाता है, और ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वेदरिंग हमारी सबसे पहले होती है। तो बचता है क्वेश्चन आंसर कौन सा, ये वेदरिंग है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कौन सा था हमारा, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कहाँ पूछा गया था, 2016 में, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसके बाद हम गाइस बात करते हैं यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को रीड करिए पहले। वाटर कंटेंट ऑफ द सोइल सैंपल इज डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर एट द टेम्परेचर रेंजिंग। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है जो हमारा वाटर कंटेंट हम डिटरमाइन करते हैं वो किस टेम्परेचर के रेंज पर हम सोइल को रखते हैं। तो याद रखिए पहले बात आगे क्या हमारी, वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना। तो वाटर कंटेंट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मेथड कौन सा होता है, ओवन ड्राई मेथड। और जो ओवन ड्राई मेथड होता है वो किसने टेम्परेचर पर होता है, 100 से 105 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन याद रखिए जब भी हमारे सोइल के अंदर कौन से पार्ट पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर हमारे पाए जाएंगे, तो हम जो टेम्परेचर जो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर वो टेम्परेचर 100 से 100 नहीं रखेंगे, हम उस टेम्परेचर की अमाउंट को घटा देंगे। या मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वाटर कंटेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसने टेम्परेचर पर करते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इतना याद रखिए जो हमारा वाटर कंटेंट निकालने का सबसे अच्छा मेथड है वो कौन सा होता है, ओवन ड्राई मेथड। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, सैंड बाथ मेथड होता है, एल्कोहल मेथड होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो कौन सा होता है, हमारा ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड का प्रोसेस पूरा समझा दूंगा। ठीक है, इतना याद रखिए, वाटर डिटरमाइन करते हैं ओवन ड्राई मेथड से और उसका टेम्परेचर हो रहा है 100 से 105। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर होता है 80 से 195, ये कब होता है, जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं सोइल के अंदर। ठीक है गाइज, उसमें बात करते हैं 9, हमारा जो क्वेश्चन है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या होती है, ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी
और वाटर कंटेंट। हमें इन तीनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दिमाग में आते ही ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते ही पहले ड्राई डेंसिटी हमारी क्या होती है, गामा डी। गामा डी मतलब क्या होगा, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा यूनिट वेट ऑफ ड्राई तो होगा, वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा हमारा उसका, और डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये होगी हमारी क्या, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है हमारी, टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, उसका वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये होगी वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद होगी। अब इसमें जो रखने का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैंने रिलेशन बताया था अपनी लेक्चर 4 में शायद, हाँ वो मैंने लेक्चर 4 में बताया है। ये रिलेशन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर क्या है हमारा ये। ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है गाइज, आप इनकी क्या कर सकते हैं, जब भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन याद आ सकते हैं, अगर आपको उनमें कन्फ्यूज़न हो रही हो तो सबसे इजी क्या है, जो जितनी भी टर्म हैं या तो आपको उनका रिलेशन सीधा याद होना चाहिए, या फिर जितने भी ये टर्म हैं एटलीस्ट उनका हमें क्या याद होना चाहिए, उनकी यूनिट हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, उनकी यूनिट अगर हमें याद होगी तो हम ईजिली सारे जो हमारे रिलेशन हैं हम उनको निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन 9 हो गए हमारे। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में आफ्टरनून शिफ्ट में, जो हमारा पेपर हुआ था कब को, 2 मार्च 2017 को। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये हमारे पूछे हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट पड़ेगा इस क्या है, द वॉइड रेशियो इन द सोइल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यही तो इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पोरोसिटी ऑफ सोइल डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइड टू द ग्रोस वॉल्यूम ऑफ द सोइल। ग्रोस वॉल्यूम का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम। ये भी बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, ये भी बिल्कुल हमारी बात सही है। उसके बाद तीसरा ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। तीसरा हम देखते हैं, द बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज डिफाइंड एज यूनिट वेट ऑफ द सोइल। ठीक है, डिफाइंड एज बल्क डेंसिटी ऑफ द सोइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सोइल। बिल्कुल सही बात है। बल्क डेंसिटी को हम किससे डिफाइन करते हैं, रो से, और एम अपॉन वी। तो यूनिट वेट मतलब क्या कह रहा है वो, यूनिट वेट क्या कह रहा है, जब हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा यूनिट, तो जो हमारा यूनिट वेट होगा और डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों देखिए, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं ऑल ऑप्शन आर करेक्ट इन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, ये सारे लगभग जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे लो लेवल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें ये अप्रोक्स क्वेश्चन सही होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन अप्रोक्स ये सही होते हैं। जब आपके पास टाइम सही हो तो जरूर बिना किसी सोचे समझे तो आपको ये आंसर लगा देना चाहिए किसी भी एग्जाम्स में। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ गाइज इसका टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज़ 100 व्यूज़ फॉर दिस फर्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी आपका फीडबैक हो, कोई भी आपका डाउट हो, वो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस आईडी पर, या फिर आप कमेंट में मुझे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। कोई भी कमी हो, कोई भी सजेशन हो, बिल्कुल आप दे सकते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ गाइज स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।